एक बार जरा एक बार जरा कंफर्म करें कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई पड़ रही है या फिर नहीं पड़ रही। एक बार कृपया कंफर्म करें कि क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे। क्या मैं आपको ठीक से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं या नहीं, जल्दी से बताइए। हम्म, चलिए हाँ, ऑल क्लियर। चलिए, बड़े सारे जाने पहचाने नाम, जाने पहचाने चेहरे जो हैं यहां पर, चेहरे तो नहीं देख पा रहा लेकिन नाम देख पा रहा हूं। बहुत सारे जाने पहचाने लोग यहां पर आए हैं। तो चलिए शुरू करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी में। और मेरा नाम है अतुल जैन। आप लोग जानते हैं, आप में से काफी लोग मेरे को जानते हैं, काफी लोग शायद नहीं जानते। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं आपको अपना परिचय दूंगा। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो मेरे से परिचित नहीं होंगे। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे नियत विद्यार्थी रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की है। तो भाई, आज शायद जितने उत्साहित, जितने नर्वस, जितने क्या कहना चाहिए कि जितने एक्साइटेड आप लोग हैं उतना ही मैं भी हूं, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। पढ़ाते हुए तो बहुत साल हो गए, दशक से ऊपर हो गया, लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक नया दिन होता है। और खास तौर पे जब एक पूरा नया सेटअप हो, पूरा नया सिस्टम हो, सब कुछ नया हो, तब हर दिन वास्तविकता में नया दिन होता है। तो भाई, इस अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आज मेरा पहला दिन है। आप देख सकते हैं एपिसोड 1। तो भाई, अन अकेडमी पे आज मेरा पहला एपिसोड है और आप सभी के सहयोग की, आप सभी के साथ की मैं उम्मीद करूंगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी अपेक्षा से लंबी होगी। मैं क्यों होगी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हिंदू में जो पढ़ाना है वो तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन पहली क्लास है तो 10-15 मिनट भाषणबाजी भी करूंगा। 10-15 मिनट जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है ज्ञान भी दूंगा। ज्यादा ज्ञान मैं देता नहीं, जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है। टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करता हूं, सीधा सीधा बताता हूं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले बहुत ही संक्षेप में, एकदम 1 मिनट में आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अतुल जैन है। मैंने आईआईटी कानपुर से 2007 में इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं कुछ एक स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में मैं काम कर रहा था। कुछ वर्षों तक मैंने स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, अपना एक स्टार्टअप भी चलाया स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में, जहां पर हम स्कूल के बच्चों को स्किल्स सिखाते थे। पुरानी कहानी है, छोड़ देते हैं। उसके बाद 2014 आते आते मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया। मैंने वहां पे सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया, एमए किया मैंने सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में। वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन। आईआईटी में मैं बहुत ही बेकार सा छात्र था। होता है ना, आईआईटी में चले जाते हैं लोग, 4 साल ऐश करते हैं, मैं वो वाला छात्र था। 4 साल मैंने बड़े मजे किए, पढ़ाई वढ़ाई वादा की नहीं, बड़ा बेकार सा विद्यार्थी था। लेकिन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, वहां पर मैं टॉपर था। तो 2 साल मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के निकला। सोशियोलॉजी कैसे करनी होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, ये सब सीख कर मैं वहां से निकला। और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की क्षेत्र में, उस समय एडटेक जो था एक नया शब्द था, तो एडटेक के क्षेत्र में एक कंपनी थी, नाम नहीं ले सकता मैं, उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया। करीब 6-7 साल उस कंपनी के साथ काम किया। उसके बाद एक दूसरी कंपनी में गया, उसका भी नाम नहीं ले सकता। उचित नहीं होगा, ले तो सकता हूं लेकिन उचित नहीं होगा। और ये आई थिंक इस दूसरी कंपनी में आप में से बहुत लोग मेरे साथ जुड़े, आप में से बहुत लोगों ने मेरे को जाना। तो अब जो है, अब से मैं इस भारत के सबसे बड़ा, जो ये हमारे देश का सबसे बड़ा जो ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, ओ एक सेकंड दीजिएगा मेरे को, ये वरना मेरा लैपटॉप जो है वो बंद हो जाएगा, जिसके माध्यम से ये क्लास आप तक पहुंच रही है। आज पहला दिन है तो इस तरह की कुछ तकनीकी गड़बड़ियां आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये सेटअप थोड़ा अलग है, ये पूरी व्यवस्था थोड़ी नई है मेरे लिए भी। तो मैं भी उतना ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जितना शायद आप लोग करेंगे मेरे साथ। तो थोड़ा सा पहले दिन के लिए मेरे को आप, जिसको हम कहते हैं ना, रियायत दीजिएगा, कि कल वल से हम सारा मामला एकदम सॉर्ट कर लेंगे। आज जो है चूंकि पहला दिन है तो हो सकता है कि कुछ कुछ गड़बड़ियां हो। अगर ऐसा हो तो भाई माफ कीजिएगा, उसके लिए मेरे को, हाँ एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ हो गया। जिस लैपटॉप के माध्यम से क्लास आप तक पहुंच रही है उस पर वार्निंग आनी शुरू हो गई थी कि बैटरी लो है। चलिए,
तो भाई ये कहानी जो है ये आपको पता है। तो भाई अब मैं आप लोगों के साथ अनअकैडमी के माध्यम से जुड़ूंगा। अनअकैडमी में एक जो काम मैं आपके साथ आज से ही शुरू कर रहा हूं और ये वीक में 6 दिन किया जाएगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक किया जाएगा, वो है आपको मैं रोज सुबह 9 बजे द हिंदू पढ़ाऊंगा। ठीक है। बाकी और बहुत सारी चीजें मैं करूंगा जो कि समय समय पर आपको हम बताते रहेंगे। सारा रहस्य पहले दिन नहीं खोलना चाहिए, लोग इंटरेस्ट खो देते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। लेकिन आप में से जो लोग मेरे को नहीं जानते उनको मैं कुछ चीजें खास तौर पे बताता हूं कि दो चार चीजें इसमें होंगी। देखिए, हिंदू समाचार पत्र जो है वो देश का मेरे ख्याल से यूपीएससी के लिए आज की तारीख में भी सबसे अच्छा अखबार है। कोई और अखबार शायद उसके आसपास भी नहीं आता। अगर हम तुलना करें यूपीएससी में उपयोगिता के दृष्टिकोण से, कोई और अखबार इसके आसपास नहीं आता। आमतौर पे यह अखबार पढ़ने में थोड़ा सा कठिन होता है, अंग्रेजी थोड़ी क्लिष्ट होती है, और जो विचार भी ये व्यक्त करता है वो सरल विचार नहीं होते। तो इसीलिए क्या होता है, आमतौर पे हमारे हिंदी मीडियम के जो दोस्त होते हैं, हमारे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको थोड़ी सी कठिनाई आती है हिंदी में द हिंदू को समझने में। तो मैं यहां पर इस क्लास में कुछ चीजें आपको बताता हूं कि एक तो ये क्लास जो होगी ये पूरी तरह से हिंदी में होगी। इसका कारण क्या है कि अक्सर मैंने देखा है कि हिंदी माध्यम के बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा लोग अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। अब उससे चुनौती क्या आती है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनौती आती है आपको एग्जाम के दिन। तो होता क्या है, जब आप परीक्षा के दिन, जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो आपको सही हिंदी शब्द जो है वो आता ही नहीं है दिमाग में। आप लिखने बैठते हो, आपको सही हिंदी शब्द जो है वो आपके दिमाग में टकराता ही नहीं है, और आप एक मिली जुली खिचड़ी भाषा जो है वो परीक्षा में लिख के आ जाते हो, जिसका किसी भी एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता। वो सही नहीं होता। बेहतर यह है कि अगर हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो हम कोशिश करें कि हम पूरी तरह से हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, द हिंदू पढ़ने का माध्यम जो है, उसको पढ़ने का कारण जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम करंट अफेयर्स सीख जाएं। देखिए, ये तो है ही। करंट अफेयर्स पे जैसे मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीधा सीधा पिछले साल सवा साल के करंट अफेयर्स से आए होंगे। वो आपको मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे। अगर आप ये कर रहे हो तो आप वो कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द हिंदू पढ़ाने का एक दूसरा और ज्यादा बड़ा कारण मेरी नजरों में, मेरे दिमाग में जो है वो ये है कि आपको एक, आपके मस्तिष्क में, आपके दिलो दिमाग में एक सोचने के तरीके का विकास होना चाहिए। और जो विद्यार्थी मेरे साथ अब तक पढ़ते आए हैं पिछले कुछ वर्षों से, वो इस बात की गवाही देंगे, वो इस बात का दावा, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस बात का दावा कर सकता हूं कि आप अगर मेरे साथ द हिंदू रोज करते हैं तो मैं आपको समाचार पढ़ने के साथ साथ एक सोचने का तरीका देता हूं। सोचने का वो तरीका जो कि निष्पक्ष है, सोचने का वो तरीका जिसमें हम अपने बायसेस, हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं, पूर्वाग्रह क्या होता है कि अगर मैं उत्तर भारतीय हूं तो मुझे दक्षिण भारत की समस्याएं नजर ही नहीं आती या समझ ही नहीं आती। अगर मैं दक्षिण भारतीय हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे उत्तर भारतीय पिछड़े हुए हैं और ये देश को पीछे लेकर जा रहे हैं। अगर मैं पुरुष हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं फालतू में इतनी सारी मांगे करती हैं, सब ठीक तो है। अगर मैं महिला हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषवादी सोच जो है वो उनके लिए हमेशा नुकसानदायक है। अगर मैं जनजातीय हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनजातियों के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। अगर मैं जनजाति नहीं हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनजातियों को कोई भी अतिरिक्त अधिकार क्यों देना है, पढ़ो लिखो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं सामान्य वर्ग का विद्यार्थी हूं तो मुझे अनुसूचित जाति नजर नहीं आती। अगर मैं अनुसूचित जाति हूं तो मुझे सामान्य वर्ग गलत लगता है। तो ये जो हमारा व्यक्तिगत बायस, और सब में होता है, मेरे में भी है, आप में भी है, हम सब में व्यक्तिगत बायस होते हैं, क्योंकि हम सब अपने परिवारों में पले हैं, हम सब अपने समाज में पले हैं। हम में से कोई ऐसा किसी द्वीप पर, किसी आइलैंड पे थोड़ा ना पला है यार सारी जिंदगी। हम लोग एक जगह पैदा हुए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने परिवेश, अपने स्कूल, अपने माता पिता, दोस्तों से हम सीखते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है। हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारे पूर्वाग्रहों का मिलन होता है। कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। प्रॉब्लम लेकिन यह है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, तो एक आईएएस अधिकारी से अपेक्षा यह होती है कि वो पूर्वाग्रह रहित होगा। उससे अपेक्षा यह होती है, भले ही आप उत्तर प्रदेश के हों और आपको तमिलनाडु कैडर मिल जाए, तो तमिलनाडु कैडर में जाकर आप तमिल लोगों को जज नहीं करेंगे कि ये किस तरह का खाना खाते हैं। बात समझ गया? उनकी वेशभूषा के लिए आप उनको जज नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप किसी पूर्वोत्तर के राज्य से हो और आपको जो है कैडर मिल जाए पंजाब,
तो आप वहां जाकर पंजाब के लोगों के साथ भी आप उसी तरह से घुल मिल पाएंगे, और यह तब हो पाएगा जब आप पूर्वाग्रह रहित होंगे। तो हर समाचार के बहुत सारे पक्ष होते हैं, हर समाचार के लिए बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं जिनको समझना होता है। वो सारी चीजें आपको समझाने की यहां पर मैं कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास यह रहेगा कि एकदम पूर्वाग्रह रहित तरीके से आप लोगों के अंदर सोचने की क्षमता का विकास मैं कर पाऊं, क्योंकि यह क्षमता अगर आपके अंदर विकसित हो गई तो फिर हो सकता है 1 साल बाद आपको मेरी जरूरत भी ना पड़े। 1 साल बाद आपको किसी टीचर द्वारा फिर आप शौक के लिए देखोगे। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो चयनित हो चुके हैं या फिर जो जीवन में कुछ और कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो मेरी क्लास देखते हैं क्योंकि उनको लगता है चलो ठीक है, न्यूज मिल रही है किसी एक विश्वसनीय सूत्र से। लेकिन पॉइंट ये है कि एग्जाम के लिए आपको मेरी फिर शायद जरूरत ना रह जाए, ये मेरा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोग साल भर में वहां पहुंच जाओ जहां आपको मेरी जरूरत नहीं हो, जहां आप खुद से कोई समाचार पत्र देखो, कोई अखबार देखो और आपको समझ में आना शुरू हो जाए कि यार इसका क्या मतलब है, इसकी क्या महत्ता है। तो इसके लिए कुछ एक बेसिक नियम होंगे। पहला नियम है वो है रेगुलरिटी का नियम, नियमितता, कि यार इस क्लास को ऐसे मत करो कि यार हफ्ते में एक दिन बैठ के 6 की 6 क्लास कर ली, ऐसे नहीं करना है। देखिए समाचार पत्र में क्या होता है, बहुत सारी रिपीटेटिवनेस होती है, बहुत सारी चीजें जो होती है वो बार बार आती हैं। एक चीज एक बार आई फिर दोबारा आएगी, फिर दोबारा आएगी, फिर आती रहेगी आती रहेगी। और ये क्या होता है कि अगर आप लगातार अखबार पढ़ते रहें या अखबार की क्लासेस करते रहेंगे तो आपको वो चीज सामान्य, बहुत नॉर्मल, बहुत ही कॉमन सेंसिकल लगने लग जाएगी। ये तो सामान्य नॉलेज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो आदमी अखबार नहीं पढ़ रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ी जानकारी है। तो ये तब डेवलप होगा जब आप लोग इसको इस प्रकार से लेंगे कि भाई मैं जो हूं, मैं बहुत ही सामान्य तरीके से इस क्लास को रोज अटेंड करता हूं और मेरा इसमें कोई तरीका नहीं है। अगर आपकी एक आध दिन की क्लास छूट जाए तो बेहतर यह है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लें। आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक आध दिन की क्लास छूट जाए, रिकॉर्डिंग देखिए, कोई समस्या नहीं है। अगर 1-2 हफ्ते की क्लास छूट जाए तो इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि यार 2 हफ्ते मैं बीमार हो गया, कहीं बाहर चला गया, चली गई तो मैं क्लास नहीं देख पाया, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, जहां से छूटा है उसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो चीज हमने पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं लौट कर फिर आ जाएगी। देखिए इस बात को समझिए कि यूपीएससी की तैयारी जो होती है ये एक लॉन्ग टर्म अफेयर है ना। ये चलेगा, साल 1.5 साल चलेगा। तो इस तैयारी में सब कुछ लौटकर आपके पास दोबारा आएगा। तो अगर कुछ 1 हफ्ता 10 दिन छूट भी गया आपका किसी कारण से, तो उसको लेके बहुत ज्यादा व्यथित होने की जरूरत नहीं है, वो आपका कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास पर ये याद रखिए, कृपया चैट्स जो होती हैं, मैं आपकी चैट्स को क्लास के बीच में 2 से 3 बार देखूंगा, ज्यादातर 2 बार देखता हूं मैं। इस चैट में अगर कोई ढंग का सभ्यतापूर्ण प्रश्न है मैं उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ असभ्यता ना करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कुछ चीजें हैं जिनको मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं थोड़ा सा अनुशासन प्रिय टीचर हूं यार, पहले ही बता रहा हूं। तो कुछ चीजें हैं, किसी भी प्रकार की अब्यूजिव भाषा जो होती है, गालियों भरी भाषा, अपशब्दों भरी भाषा, वो प्रयोग ना करें। प्रयोग करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, किसी भी तरह का एक दूसरे के साथ झगड़ा विवाद ना करें। किसी भी तरह का जाति और धर्म को लेकर टिप्पणी ना करें। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं अपनी क्लास से ब्लॉक करा दूंगा। अगर आपने किसी की जाति, किसी की धर्म, ऐसा मैं कर चुका हूं पहले कई बार, किसी की जाति, किसी की धर्म, किसी के लिंग को लेकर टिप्पणियां की तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह बहुत ही स्पष्ट है। आप यहां पढ़ने आए हैं, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो एक जो अनुशासन हम किसी ऑफलाइन क्लास में मेंटेन करते, वो अनुशासन हम लोग यहां भी मेंटेन करेंगे। ठीक है भाई, ये करेंगे। मेरे से सवाल है पूछिए, हो सकता है मैं सारे सवाल ना ले पाऊं, लेकिन तब भी हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाए वो लेंगे। बाकी सवाल जो छूट जाएंगे वो आपको मुझसे कैसे बताने हैं, मुझसे कैसे पूछने हैं, उसका तरीका मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम यहां पे सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, 1 आध दिन में आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करें। 5 फरवरी 2025 एपिसोड 1। लेकिन उसके पहले चलिए, जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले एक बार आज के दिन का हम द हिंदू समाचार पत्र देखेंगे, और द हिंदू समाचार पत्र देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सी खबरें काम की हैं, कौन सी नहीं। ये एक स्किल आनी जरूरी है, राजनीतिक खबरें काम की नहीं होती। अच्छा हाँ भाई, दिल्ली में आज इलेक्शन है, तो आप में से जो लोग दिल्ली के हैं, जो लोग वोटर हैं, जाइए वोट देकर आइए, समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। जो प्रत्याशी आपको लगता है आपके लिए बेहतर काम करेगा उसको वोट दीजिए यार, है ना।
जबरदस्ती जाति धर्म के नाम पे वोट मत दो। जो लगता है कि यार बढ़िया काम करके देगा, आपके आपके क्षेत्र का भला करेगा, उसको वोट दो यार। और शांति बना कर रखो ना। इलेक्शन के दिन कोई अफवाह आती है तो मत फैलाओ, जिम्मेदार नागरिक बनो ना। आईएएस बनने वाले हो आप लोग तो थोड़े जिम्मेदार नागरिक बनो। इस तरह की हरकतों में भागीदारी मत करना। कोई रूमर सुनते हो कि यहां दंगा हो गया, ये हो गया, तो मत फैलाना उन खबरों को, है ना। उनको अपने तक रखो, जबरदस्ती अफवाहें फैलाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए साहब, पहली खबर। तो अमेरिका ने क्या किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप सबको पता ही होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इमिग्रेशन के विरोधी हैं बहुत बड़े। तो भाई उन्होंने क्या किया है, 200 भारतीयों को एक सैन्य प्लेन में वापस भेज दिया है। क्या मामला है, जल्दी से चर्चा कर लेंगे इसकी। इसके अलावा क्या हुआ है, चाइना और अमेरिका के बीच में जिसका डर था ट्रंप के आने के पहले कि टैरिफ वॉर होगा, टैरिफ वॉर हो गया है शुरू। टैरिफ वॉर क्या होता है, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, यह आपको जल्दी से बताऊंगा। राजनीतिक खबरें हैं बहुत सारी, छोड़ते चले जाएंगे, नजर भी नहीं डालेंगे इलेक्शन में क्या है, किस नेता ने दूसरे नेता के बारे में उल्टा सीधा बोला, नजर भी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये इन क्लास जहां पर मैं लिखता हूं वो मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको बता देता हूं ये न्यूज कि असम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जिनको सरकार ने कहा है कि ये विदेशी हैं और उनको एक हमने कैंप में रखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इनको वापस क्यों नहीं भेज देते। अगर आपने पकड़ लिया है ये विदेशी हैं तो ये इतने महीनों से इनको कैंप में क्यों रखा है। कोई, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं कि आप किसी मोहरत का इंतजार कर रहे हो क्या, इनको भेजो भाई वापस, जिस देश के हैं वहां वापस भेजो, खत्म करो मामला। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार क्या करेगी अब इस पे ये क्लियर नहीं है, जब आएगा तो आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ें। ये क्या है, हाँ जी, तो एक अवार्ड वापसी का नाम आपने सुना होगा। अक्सर लोग विरोध करने के लिए सरकार का अपने अवार्ड वापस कर देते हैं, तो उसको लेकर एक अनुशंसा आई थी कि जिसको भी अवार्ड मिले उससे आप लिख कर लो कि ये अवार्ड मैं वापस नहीं करूंगा। लेकिन उस पर आपत्तियां आई हैं, वो आपत्तियां क्या हैं इसके बारे में आपको जल्दी से बता दूंगा। आज के हम एडिटोरियल्स पे चलते हैं। तो ये तो खैर दिल्ली के इलेक्शन पे है, इलेक्शन पे जुड़ी सारी बातें छोड़ देंगे। भारत के बजट में जो बजट आया उसमें शिक्षा को लेकर क्या कहा गया है, उसको लेकर एक संपादकीय आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर यहां पर देखें तो भाई अमेरिका जो है वो WHO से निकल गया है, ये बात हम जानते हैं। तो अमेरिका के WHO से निकलने को चंद्रकांत लहरिया साहब जो है वो एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि कहा जा रहा है कि WHO तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लहरिया साहब कहते हैं कि प्रॉब्लम तो है लेकिन एक अवसर भी है। वो अवसर क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी संपादकीय आपके काम के नहीं है। टैक्स जो है, अभी सारे में यही चर्चा है कि भैया निर्मला सीतारमण जी ने इस बार इनकम टैक्स कम कर दिए। तो इनकम टैक्स कम करने की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी उसका यहां पर आया है, थोड़ा सा आलोचनात्मक है, थोड़ा सा मेरे को बायस भी लगा, लेकिन उसके बारे में आपको बता दूंगा कि भाई ठीक है बायस है लेकिन हमको पता होना चाहिए कि बायस क्या है। अगर हमको पता है बायस क्या है तो उसके साथ हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। और रवांडा, हाँ ये रहा, एक जेवॉन्स पैराडॉक्स जो है बड़ा न्यूज में आ गया है एआई को लेकर। ये जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या है, कई बार यूपीएससी सीधा सीधा इस तरह का सवाल पूछ लेती है। इकोनॉमिक्स में नया सिलेबस ऐसे ही ऐड होता है। अब जेवॉन्स पैराडॉक्स जो है इसके बारे में चर्चा चल रही है, तो इसके बारे में आपको जल्दी से बता दूंगा जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या है। और इसके अलावा कोंगो में जो हिंसा चल रही थी रवांडा के द्वारा समर्थित ग्रुप्स के द्वारा, वो हिंसा जो है ऐसा प्रतीत होता है कि अब किसी तरह से शायद रुक जाए, ऐसी उम्मीद है। वो रुकेगी या नहीं ये तो यार हम नहीं कह सकते, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते अभी, ठीक है। जैसे आगे, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है। चलिए साहब तो शुरू करें। आज है 5 फरवरी 2025, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा पहला एपिसोड आज है। और एक चीज जो मैं हमेशा जो है वो करता आया हूं, वो क्या है कि आज इस वर्ष के कितने दिन हो गए और कितने दिन बाकी हैं। देखिए यूपीएससी की तैयारी में टाइम जो होता है, समय जो होता है, बहुत बड़ा आपके पास एक यंत्र होता है, हथियार होता है, उसका प्रयोग जो है वो आप लोगों को करना चाहिए। तो भाई मैं आपको रोज ये एक काउंटर दूंगा। आज इस वर्ष के 36 दिन चले गए हैं, थोड़ा फाइन लग रहा है ना, प्रिंट इसको बड़ा कर लें। आज इस वर्ष के जो हैं 36 दिन, नहीं ये सही नहीं है, यही सही था। चलिए कोई नहीं, हाँ जी। तो आज इस वर्ष के 36 दिन जो हैं वो चले गए हैं और बचे कितने, 365 दिन थे। तो 365 में से आपके पास अब बचे केवल 329 दिन। तो ये याद रखिएगा भाई, 36 दिन चले गए, 329 दिन बचे हैं। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। तैयारी के लिए समय बहुत जरूरी है, समय आपके पास नहीं बचेगा तो तैयारी आपकी बीच में कहीं अटक जाएगी, वो स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए तो भाई आज हमारा बहुत सारा समय गया इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से हम लोग जो है फटाफट अपनी तैयारी पर ही सीधा सीधा शुरुआत से ही आगे फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
तो आज की हमारी पहली खबर जो है वो क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत से ही यह कहा था कि जो भी लोग बिना दस्तावेजों के, बिना कागजातों के हमारे मुल्क में आए हुए हैं, अमेरिका में आए हुए हैं, अमेरिका उनको किसी ना किसी प्रकार से वापस जरूर भेजेगा। और शुरुआत में भाई इसको लेकर यह माना गया था कि हो सकता है अमेरिका उन देशों की बात कर रहा हो जिनसे अमेरिका की शत्रुता रही है, या जिनको आप यह मान सकते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो उनकी विदेश नीति है, उनके अंदर फिट नहीं बैठते। लेकिन ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात स्पष्ट कर दी कि वो वापस भेजने में इसकी परवाह नहीं करेंगे कि देश उनके साथ मित्रवत है या नहीं है। जैसे भारत जो है भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ मित्रवत रहा है, हम जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का आपस में भी एक व्यक्तिगत, जिसको हम कह सकते हैं मित्रता है, संबंध है। उसके बाद भी क्या हुआ है कि अमेरिका ने सीधे सीधे 200 भारतीयों को वापस भेजा। और वापस भेजना उतनी बड़ी बात नहीं है, वापस कैसे भेजा यह एक और बड़ी बात है, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह वापस जो है यह कैसे भेजा गया। इन लोगों को वापस भेजा गया एक सैन्य विमान में। इन लोगों को एक सैन्य विमान में, हां जी, अपराधियों की तरह भेजा गया। आमतौर पे देखिए, डिपोर्टेशन जो है एक देश से दूसरे देश तक उन लोगों को भेजना जिनके पास दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है, यह पहले भी होता आया है। जो मैं डेटा देख रहा था उसके हिसाब से अमेरिका ही पिछले कई वर्षों में हजारों की संख्या में लोगों को भेज चुका है वापस। लेकिन आमतौर पे उनको डिपोर्ट करके सिविलियन फ्लाइट जो होती है, आम एयरलाइंस जो फ्लाइट चलाती है, उन पर भेजा जाता है। लेकिन जब आप किसी को सैन्य विमान में भेजते हो, इसका मतलब यह है कि आप उसको एक प्रकार से अपराधी मानने का प्रयास कर रहे हो। तो अपराधियों की तरह जो है इन लोगों को भेजा गया। भारत के साथ अमेरिका बातचीत कर चुका था, भारत के विदेश मंत्री जो है वो अमेरिका गए हुए थे, ठीक है। और यहां पर जो है भारत ने इन लोगों को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो हैं वो 12 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं, ये बात हम जानते हैं। ट्रंप के साथ वार्ता के बाद इन्होंने अनाउंस किया था कि भाई मोदी जो हैं वो 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे। तो ये अमेरिका ने एक तरह से नीतिगत स्पष्टता दिखाई है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे, प्रधानमंत्री की यात्रा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, हम अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और इस तरह से अमेरिका ने जो है जो एक विस्थापन विरोधी सिद्धांत जो डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, उसका पालन पूरी तरह से अमेरिका करते हुए यहां पर नजर आ रहा है कि भाई विस्थापन विरोधी जो ट्रंप का सिद्धांत है उसमें कोई फर्क अमेरिका में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप पूरी सिचुएशन को देखें तो यार देखो, अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय हैं। इनमें से बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो कानूनन वीजा लेकर वहां पर रहते हैं, भाई उनके पास लीगल वीजा है, सब कुछ है। लेकिन ऐसे भी भारतीय वहां पर हैं जो बिना वीजा के या फिर गलत तरीके के वीजा से वहां पर छुपे हुए हैं, वहां पर रह रहे हैं। और ऐसे भारतीयों की संख्या यह माना जा रहा है कि 18,000 है। 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका ने वापस आने के लिए चिन्हित कर दिया है कि भैया इनको तो हम वापस भेजेंगे। और ये 200 लोग जो वापस आए हैं, ये उसकी पहली खेप है। ये माना जा रहा है कि पहली इंस्टॉलमेंट है। अभी और भी लोग भारत आएंगे, तकरीबन 18,000 लोग ऐसे होंगे जो भारत आएंगे। तो भारत सरकार का देखो क्या होता है, आमतौर पर भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भाई हमारा नागरिक है, दुनिया में कहीं भी है, अगर गलत कागजात के साथ भी है, उसको आप वापस भेजेंगे तो हम स्वीकार करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि भारत का नागरिक दुनिया में कहीं भी रहेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसकी स्वीकार्यता के साथ कोई प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। लेकिन यह भी है कि यार भारत यह भी चाहता है कि अमेरिका की सरकार के साथ न्यूनतम विवाद किया जाए। उसके कारण आपको आगे बताऊंगा, आज की क्लास में ही आएगा कि अमेरिका की सरकार के साथ हम न्यूनतम विवाद चाहते हैं। और इन कुछ लोगों को वापस भारत में ले लेना एक छोटी सी कीमत है जो आप ये कह सकते हो भारत चुका रहा है, क्योंकि भारत भी अभी क्या कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपतित्व काल को ट्राई कर रहा है। अभी हमको भी ज्यादा पता नहीं है। देखिए ट्रंप के साथ क्या है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल नेता है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो आपके साथ मित्रवत हैं या मित्रवत नहीं है, वो आपसे नाराज हैं या आपसे खुश हैं, आप पर कार्रवाई करेंगे या आपको रिवॉर्ड देंगे, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो भारत भी अभी कोई चांस ले नहीं रहा है। भारत ने कहा कि ठीक है आप वापस भेज रहे हो, छोटी सी बात है,
रहे तो लीगली रहते, हम इनको वापस ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग अभी भारत आने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में इनमें से कितने लोग भारत आते हैं, भारत उनके साथ क्या करता है, या क्या भारत कोई पुशबैक करता है, क्या भारत ये कहेगा कि यार इतने मत भेजिए, या इनको आप एक जिसको हम कहते हैं कि यात्री विमानों से भेजिए, क्या भारत इस तरह की कोई मांग करेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कम से कम पहली इंस्टॉलमेंट में तो भारत ने ऐसी कोई मांग अभी तक नहीं करी है। तो ये दिखाता है कि ट्रंप को लेकर भारत भी जो है वो थोड़ा सा अभी सतर्क बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको मतलब बताता ही था हमेशा कि यार डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बार ये सरकार में आ जाते हैं तो हम करंट अफेयर्स के टीचर्स का काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब भी सत्ता में आते हैं वो न्यूज में बने रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, मतलब मैं पिछले कई वर्षों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, जो बाइडेन के बारे में शायद ही मैंने कभी इतना पढ़ाया होगा जितना मैं ट्रंप के बारे में ऑलरेडी कुछ हफ्तों में पढ़ा चुका हूं। ये बात क्लियर है? तो भाई अब क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर अप्रत्याशित टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। तो सबसे पहले टैरिफ होता क्या है? टैरिफ का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरे देश से कोई वस्तु आयात कर रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए किसी देश में क्या होता है, एक वस्तु, ये मान लेते हैं चीन है, चीन में एक वस्तु 100 रुपए की बन रही है, ठीक है, और यूएसए है, अमेरिका में वो वस्तु जो है वो 120 रुपए की है। तो अगर चीन से सामान अमेरिका जाएगा तो जो अमेरिका का उत्पादक है वो तो बर्बाद हो जाएगा यार, क्योंकि चीन का माल जो है वो 100 रुपए में बिकेगा अमेरिका में। ये बात क्लियर है कि नहीं है? चीन का माल तो 100 रुपए में बिकने लग जाएगा अमेरिका में। तो इसके लिए अमेरिका क्या करता है, ये आपको मैं टैरिफ की सामान्य परिभाषा बता रहा हूं कि चीन का जो माल है, मान लो इस पर 20% टैक्स लगा दिया, 20% जो है आयात कर लगा दिया, तो इससे क्या होगा, चीन का सामान जो है ये भी अमेरिका में अब 120 रुपए का ही बिकेगा। ये बात क्लियर हो गई? तो इसको हम कहते हैं टैरिफ। अब टैरिफ का आम तौर पर प्रयोग जो होता है वो होता है, मान लीजिए कुछ देश अपने यहां इस तरह की नीतियां बना के रखते हैं। जैसे आपने कभी सोचा है कि अगर मैं इस रूम में देखना शुरू करूं, मेरे आसपास जो भी चीजें हैं, उस कैमरा से शुरू करके, इस बोर्ड से लेकर, इस शर्ट के कपड़े से लेकर, ये जो मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है इसके डिवाइसेस से लेकर, मैं जो भी देखना शुरू करूं, जो ये मेरी पानी की बोतल रखी है, इस पानी की बोतल से लेकर शायद सब कुछ मेड इन चाइना होगा। हर चीज जो है लगभग उसमें काफी सारी चीजें चाइना में बनी होंगी। और उसका कारण यह है कि चाइना ने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को, विनिर्माण को इतना सस्ता कर रखा है। चाइना ने अपने यहां कोई भी जो है श्रम कानून लगाया नहीं है। चाइना ने अपनी मुद्रा की कीमत को कृत्रिम तौर पर नीचे रखा हुआ है, जिसके कारण चाइना में वस्तुएं बनाना बेहद ज्यादा सस्ता है। तो ऐसे में दूसरे देशों को ऐसा लगता है कि यार ये चाइना का सामान आएगा तो हमारा सामान तो बर्बाद हो जाएगा। भाई सीधी सीधी बात है ना, अगर मेरे यहां 120 रुपए का सामान बन रहा है, चाइना वाले 100 का बेच रहे हैं। तो अमेरिका जो है खास तौर पे चाइना पर हमेशा से यह आरोप लगाता रहा है कि आपने क्या किया है, वैश्विक स्तर पे आपने क्या कर रखा है, आपने दुनिया का जो ये वातावरण है उसको आपने खराब कर रखा है, आपने दुनिया भर में टैरिफ को बर्बाद कर रखा है, आपने व्यापार की जो एक रूपता है उसको आपने खराब कर रखा है। तो ट्रंप ने शुरुआत से ही ये कहा था कि जो देश मेरी सलाह को नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सीमा का मुद्दा है, तो मेक्सिको के साथ ट्रंप का क्या मुद्दा है, मेक्सिको के साथ व्यापार का मुद्दा नहीं है, मेक्सिको के साथ मुद्दा यह है, ट्रंप कहते हैं कि मेक्सिको से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो गैर कानूनी विस्थापित है वो हमारे देश में आ रहे हैं, और मेक्सिको की सरकार उन्हें रोकने के लिए कुछ कर नहीं रही, इनफैक्ट उनको एनकरेज कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि वो अमेरिका में आए। कनाडा के साथ भी ट्रंप का यही इश्यू है कि यार कनाडा जो है वो अब हमारे साथ आयात निर्यात का संतुलन बना के नहीं रखता। तो ट्रंप ने यह कह रखा है कि भैया देखो, जो भी मेरी बात को नहीं मानेगा या फिर जो भी अमेरिका के हित में नहीं होगा, चाहे वो सैन्य मामला क्यों ना हो, मैं दंड उसको आर्थिक दूंगा। ट्रंप ये कहते हैं मेरा आपसे विवाद हो सकता है सैन्य हो, लेकिन दंड मैं आपको आर्थिक दूंगा। और आर्थिक दंड क्या है, मैं आप पे इतना टैरिफ लगा दूंगा कि आप अपने माल को आप जो है नहीं बेच पाओगे अमेरिका के अंदर। तो ट्रंप ये कहते आए थे और दुनिया बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब जो है वो डर ट्रंप ने उसको स्थापित कर दिया है। और ट्रंप ने क्या कर दिया है, कनाडा और मेक्सिको पर जो है अप्रत्याशित टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, वन साइडेड, एक तरफा, कि भाई हम जो है टैरिफ लगा रहे हैं। और उसके बाद भाई जो दोनों देश जो है, वैसे तो भाई ठीक है, वो कहते थे कि हम इस बात का समर्थन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन यार टैरिफ लग जाएगा तो यार उन देशों के व्यापारी तो परेशान होंगे ना। तो दोनों देश पर तुरंत गए भागते हुए ट्रंप के पास कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ करो, हम बातचीत करते हैं ना, बातचीत से सुलझाते हैं ना।
तो ट्रंप ने 1 महीने के लिए इन टैरिफ्स को टाल दिया। और इससे क्या हुआ, ये टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए, दुनिया भर के शेयर बाजारों में और गिरावट हुई। दुनिया भर के शेयर बाजार पहले ही गिर रहे थे, और ज्यादा गिरावट हुई। दुनिया भर के मार्केट से बहुत पैसे का लॉस हुआ। सबको लगा कि व्यापार की सरलता जो है उसमें बाधा पड़ेगी, आयात निर्यात जो है ठीक से हो नहीं पाएगा ट्रंप अगर ऐसे ही रहेंगे तो इस कारण से दुनिया भर के बाजारों में आपको भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली। ये चीज हम सबने देखी। तो लेकिन एक देश जो है, जो ट्रंप के पास इस पूरे मामले में नहीं गया भाई, और जिस पर ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे लेकिन वो ट्रंप के आगे नहीं झुका, वो देश था चाइना। तो भैया चाइना पर भी क्या किया ट्रंप ने, वर्तमान जो टैरिफ लगता है सामान्य टैरिफ, उसके अलावा कह दिया कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ हम चाइना से आने वाले हर सामान पे लगाएंगे। चाइना ने कहा कि यार ये नहीं चलेगा। चाइना इस बात से नहीं खुश नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, खुश तो नहीं ही होगा। चाइना ने इसको बर्दाश्त करने से भी इनकार कर दिया, और चाइना ने कहा यह WTO का, विश्व व्यापार संगठन जो है, उसके नियमों का उल्लंघन है। WTO क्या करता है, WTO यह कोशिश करता है कि दुनिया भर के देशों में जो व्यापार है वो व्यापार सुगम रहे, और सुगम रहने के लिए वो ये प्रयास करता है कि शून्य टैरिफ की तरफ हम आगे बढ़ें, कि भाई हम ये कोशिश करें कि जितना कम से कम, शून्य तो एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना कम से कम टैरिफ हम कर पाएं उतना टैरिफ हम न्यूनतम कर दें। ये प्रयास जो है ये हमेशा WTO करता रहा है। तो अब चाइना ने क्या किया, अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाया, तो बाकी देश तो गए अमेरिका के पास माफी मांगने के लिए या कहने के लिए कि चलो बातचीत करते हैं। चाइना नहीं गया। चाइना, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक शक्ति का भी परिचायक है। चाइना को पता है कि अमेरिका को जितनी हमें अमेरिका की जरूरत है, उतनी ही अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। तो चाइना ने क्या किया, पलट के अमेरिका पर टैरिफ लगा दिए। चाइना ने क्या किया, अमेरिका से आने वाले कोयले और गैस पर 15% टैरिफ लगा दिया, और इसके अलावा तेल, कृषि मशीनरी, बड़े वाहन वगैरह पे 10% टैरिफ चाइना ने भी बढ़ा दिया। चाइना ने कहा तुम हम पे टैरिफ लगाओगे, हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, बात खत्म। कि भाई सीधी सीधी बात है, ये जो है ये मामला दो तरफा ही रहेगा, आप हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम आप पे लगाएंगे, ठीक है। अब अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका ये कहता है कि चीन हमारे साथ भेदभाव करता है। तो अमेरिका का आरोप यह है चीन पर कि भाई $7 बिलियन का आयात ये हमसे करता है, लेकिन रूस और जो इसके बाकी दोस्त देश हैं उनसे $94 बिलियन का आयात करता है। यहां तक कि चाइना जो है अपने मित्रवत देशों से महंगा सामान भी खरीदता है, हमसे सस्ता सामान नहीं खरीदता, ठीक है। लेकिन चाइना यहीं पर नहीं रुका। अब देखिए गूगल जो है वो चाइना में बैन है, लेकिन हांगकांग में गूगल अपना ऑपरेशन चलाता है। तो चाइना ने क्या किया, गूगल समेत बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां, जो कंपनी आपके टॉमी हिलफिगर के बैग्स बनाती है, ये सारी कंपनियां जो हैं, इन पर चाइना ने जांच बैठा दी, और जांच बैठा दी एकाधिकार विरोधी कानून तोड़ने को लेकर। एकाधिकार विरोध क्या होता है कि भाई जहां पर आप ये करते हो कि कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली स्थापित ना कर पाए। एकाधिकार विरोध का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं अनअकैडमी के लिए पढ़ाता हूं आज, ठीक है, तो मैं अनअकैडमी के लिए पढ़ाता हूं, और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो पढ़ा रहे होंगे और सभी ठीक पढ़ा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी के पास एक छात्र के तौर पे, छात्र या छात्रा के तौर पे आपके पास चॉइस है कि आप मेरे से पढ़ना चाहते हो या किसी और से पढ़ना चाहते हो। लेकिन मान लो मैं ऐसा कुछ करना शुरू कर दूं कि बाकी सबके चैनल हैक करना शुरू कर दूं बैठ के, कि मैं चाहता हूं कि हर कोई अतुल सर की ही क्लास देखे, और मैं जाके बाकी सारे चैनल्स को हैक करना शुरू कर दूं कि नहीं यहां क्लास नहीं होने दूंगा, कहीं और क्लास नहीं होने दूंगा। यह होता है एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करना, और बाजार के लिए एकाधिकार एक खराब चीज है। तो गूगल पे बहुत समय से यह आरोप लगता रहा है कि वो एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, कि वो क्या चाहता है कि आप सर्च करें तो केवल गूगल पे करें, आप मेल यूज करें तो केवल गूगल का यूज करें। तो गूगल पे आरोप लगते रहे हैं, और ये नए आरोप नहीं है, लेकिन चाइना ने फिर से गूगल पे एक जांच बैठा दी है, ठीक है, ये बात सही है। जबकि सोचो चाइना में तो गूगल काम भी नहीं करता, उसके बाद भी जांच बैठा दी है। तो बेसिकली बदला लेने की कार्रवाई है, दंड देने की, ना कि आपने हमारे पे टैरिफ लगाया है तो अब हम आपकी कंपनियों को परेशान करेंगे, इन पे उल्टे सीधे जुर्माने लगाएंगे। यह प्रक्रिया एक चाइना ने शुरू कर दी है। और यार देखो इससे नुकसान क्या है, सबका नुकसान है। व्यापार में अगर प्रतिशोध आ जाएगा, ये बदले की भावना, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव टैरिफ, कि तूने मेरे पे टैरिफ लगाया मैं तेरे पे टैरिफ लगाऊंगा, ये वाली प्रक्रिया जो है ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। ये पूरे बाजार, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए घातक है। ये बात याद रखिए कि पश्चिमी देश जो है उनकी भी कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कि वो सबके सब आर्थिक संकट से किसी ना किसी तरह से जूझ रहे हैं। भारत की भी विकास दर कम हुई है, हमको पता है। चाइना में जिस तरह का आर्थिक संकट चल रहा है वो तो हम जानते ही हैं। तो ऐसे में जब दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, मतलब आपके घर में आग लगी पड़ी है
और आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे के घर पे पत्थर फेंक रहे हैं। वही वाली बात हो गई कि आपके घर में आग लगी हुई है, उसको बुझाने का प्रयास करने की बजाय आप पत्थर उठा के दूसरे के घर के शीशे पे मार रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए कि दुनिया की आर्थिक रिकवरी हो, दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको हम मिलकर सुधारने का प्रयास करें। इकोनॉमिक रिकवरी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि इस तरह के टैरिफ वॉर। ये बात क्लियर हो गई। ये विचार है, इस विचार को याद रखिएगा। सोचने का तरीका जो मैं बोल रहा था ना, इस विचार को याद रखिएगा कि ये आपको हमेशा कंक्लूड ऐसे ही करना है कि यार ये टैरिफ वगैरह के वॉर जो हैं ये हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अरे यार चलिए भाई, देखो किसी भी लोकतंत्र का आधार जो होता है वो होता है नागरिकों की विरोध करने की शक्ति। बात सही है कि नहीं है? और सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता। ये दो तीन चीजें हैं जो कई बार लोग भूल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि सरकार का विरोध करना तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आपको, इनफैक्ट ये नागरिक के तौर पे हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, कोई गलत काम कर रही है, तो आप उसका विरोध कीजिए, आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कीजिए, आप मुखर होइए। यह बात तो जरूरी है, यह तो होना चाहिए। अगर नागरिक जो है सरकार के गलत काम का विरोध नहीं करेगा तो फिर मतलब लोकतंत्र कहां रह गया, फिर तो तानाशाही हो गई। यह बात सही है। तो इस विरोध का भारत में हमेशा एक तरीका रहा है अवार्ड लौटाना। जैसे हम सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब जो थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया था, आप सबको पता होगा, उसके बाद विरोध स्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उपाधि थी, जो अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी, उन्होंने वापस कर दी थी कि मेरे को आपसे कोई उपाधि नहीं चाहिए। तो अवार्ड को लौटाना, हमारे यहां सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को लौटाना, हमारे यहां विरोध का एक पुराना तरीका रहा है। लेकिन कुछ वर्षों पहले क्या हुआ, जब लोगों ने सरकार द्वारा दिए गए सम्मानों को लौटाना शुरू किया, तो इस बात को लेकर देशव्यापी नाराजगी देखी गई कि यार ये तो सम्मान का आपने अपमान कर दिया। आपने भाई, किसी ने आपको पद्मश्री दिया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था, आपने उसको वापस कर दिया, तो ये तो पुरस्कार की अवहेलना जैसा हो गया। तो इसको लेकर एक रेकमेंडेशन आई थी, और वो रेकमेंडेशन जो थी वो किसने दी थी? वो रेकमेंडेशन एक संसदीय समिति ने दी थी। वो रेकमेंडेशन क्या थी? हाँ, वो रेकमेंडेशन जो है इस समिति ने दी थी, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की स्थायी समिति ने। ये एक स्थायी समिति है, भारत की संसद में बहुत सारी स्थायी समितियां होती हैं। तो इस स्थायी समिति ने रेकमेंडेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि आप क्या करोगे, जिसको भी आप सम्मान दे रहे हो उससे एक अंडरटेकिंग लो। अंडरटेकिंग मतलब एक तरह का शपथ पत्र, कि मान लो मुझे कोई पद्मश्री दे रहा है, तो मुझसे यह लिखवा कर लेगा कि भैया इस पद्मश्री को मैं वापस नहीं करूंगा। ये आप लिखवा कर लीजिए, ये आप अंडरटेकिंग लीजिए। ये एक बात यहां पर कही गई थी कि आप जिसको भी सम्मान दे रहे हैं उससे आप लिखवा कर ले लो कि भैया मैं इस सम्मान को वापस नहीं करूंगा। अब देखो, पहले हम इस पे चर्चा करें कि इस पे क्या विरोध आया है। पहले तो सुनने में ही बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि यार आज आपने मेरे को सम्मान दिया, सम्मान देने का मतलब यह थोड़ा ना है कि आपने सारा जीवन मेरे से विरोध करने का अधिकार छीन लिया। यार विरोध तो मैं कर ही सकता हूं। भाई आज आपकी सरकार ने मेरे को सम्मान किया, भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं सम्मान को स्वीकार करता हूं। लेकिन कल अगर आपकी सरकार कोई उल्टा सीधा काम करेगी तो मैं विरोध तो कर ही सकता हूं ना यार। और सम्मान लौटाना विरोध करने का तरीका भारत में हमेशा से रहा है। तो एक तो इसके लोकतांत्रिक क्रेडेंशियल्स पर, कि ये लोकतांत्रिक तौर पर कितना उपयुक्त है, इसको लेके हमेशा से सवाल रहा कि लोकतांत्रिक तौर पर उपयुक्त भी है कि नहीं। कि आप लोगों से कह रहे हो नहीं आप सम्मान मिलेगा तो अब आप इसको वापस नहीं करोगे, हमेशा रखना पड़ेगा आपको सम्मान। विचित्र बात लग रही है कि नहीं? अब इसके अलावा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने यह भी कहा कि यार ये कर भी नहीं सकते, प्रैक्टिकल भी नहीं है। उन्होंने कहा एक तो होता क्या है कि मतलब ये तो फिर आपको अवार्ड देने के पहले लिखवाना पड़ेगा। मान लो अतुल जैन को पद्मश्री दिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, ऐसी बस एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं कि मान लो अतुल जैन को पद्मश्री दिया जा रहा है, तो सरकार पद्मश्री देने के पहले अतुल जैन से लिखवाएगी ना कि तुम लिख के दो कि वापस नहीं करोगे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस की गोपनीयता है कि भाई आमतौर पे सरकार किसको अवार्ड देने वाली है किसको नहीं, ये तो गोपनीय रहता है, वो गोपनीयता खत्म हो गई। अगर सरकार का मेरे पास फोन आया कि भैया अतुल जैन क्या आप लिख के दोगे कि आप पद्मश्री वापस नहीं करोगे, अरे तो मेरे को तो पता चल गया ना मुझे पद्मश्री मिलने वाला है, तो गोपनीयता खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो संस्कृति मंत्रालय ने पहली बात यह कही कि यार ये अंडरटेकिंग हम लेंगे तो गोपनीयता खत्म हो जाएगी, कोई गोपनीयता बचेगी नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात इन्होंने ये कही कि चयन प्रक्रिया की जो गोपनीयता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि यार ये अंडरटेकिंग चलो हमने ले भी ली, लेकिन मान लो अतुल जैन ने लिख के दे दिया कि जी मैं पद्मश्री वापस नहीं करूंगा, पद्मश्री मुझे मिल गया।
अब कुछ सरकार ने कदम उठाया, मैंने तब भी पद्मश्री वापस कर दिया। तो तो करोगे क्या? मतलब पॉइंट यह है अंडरटेकिंग का, करना क्या? क्या आप मुझे कोर्ट लेके जाओगे कि मैंने अंडरटेकिंग दी थी कि मैं पद्मश्री वापस नहीं करूंगा? अरे तो मैंने नहीं मानी अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग की कानूनी मान्यता क्या है? और क्या सरकार वास्तव में चाहती है कि जिन लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं ऐसे गणमान्य लोगों पर हम मुकदमे चलाएं? क्या सरकार वास्तव में चाहती है? तो यह कह के संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि यार मतलब कोई औचित्य नहीं है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, ये पूरा जो प्रपोजल था इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसको छोड़ देते हैं, इस पे आगे नहीं बढ़ेंगे। वैसे भी पुरस्कार जीतने के लिए राजनीतिक सहमति हो, ये एक शर्त नहीं होनी चाहिए कि मैं आपसे सहमत हूं हमेशा हर चीज पर। मेरे पुरस्कार जीतने की शर्त ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो 3 आर्टिकल्स कर लिए। अब एक बार जल्दी से आपके सवाल देख लेता हूं, सवाल देखने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे। सवाल में शिष्टता रहेगी, ये मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए। अमेरिका की व्यापार नीति से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अमेरिका देखो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, दुनिया का ज्यादातर व्यापार जो है वो डॉलर्स में होता है। तो निश्चित तो अभी आधी भी क्लास नहीं हुई है, याद रखिएगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, जाना नहीं। ठीक है। यूएसए विल बी आउट ऑफ डब्ल्यूटीओ। यार देखो डब्ल्यूटीओ जो है ना वो वैसे भी अप्रासंगिक हो चुका है, डब्ल्यूटीओ की बातें कोई मानता है नहीं। तो बाहर तो नहीं निकलेगा अमेरिका, क्योंकि भाई शर्तें जो है वो व्यापार नेगोशिएशन वहां करता है, लेकिन सुनता तो कोई है नहीं अब डब्ल्यूटीओ की। हाँ, तो टैरिफ युद्ध की शुरुआत जो है वो शुरू हो गई है, ये बात सही है। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मोहित आपका कि आप मेरे को सुनने के लिए यहां पर भी आए। बहुत बहुत आप लोग हैं यार, मैं हमेशा बोलता हूं कि विद्यार्थी जो होते हैं वही शिक्षक को जन्म देते हैं, है ना। एक एक व्यक्ति को टीचर आप लोग बनाते हैं, आप लोगों ने मेरे को टीचर बनाया, तो आप लोग साथ रहोगे, मुझे पता है। पीओके में कई आतंकी संगठन मिलकर मीटिंग करने वाले हैं। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं था यार। जैशे मोहम्मद, एलईटी, हमास भी हैं। यार ये कहां से खबर ला रहे हो यार, मेरे को पता नहीं है ये। क्या हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रोटेस्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। देखिए पीओके जो है, भारत उसको अपना अभिन्न अंग कहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर राजनीतिक नियंत्रण अभी पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का समर्थक है, इसमें तो अब दुनिया में किसी को शक नहीं है। मतलब पाकिस्तान के लोग भी इस बात को मानते हैं कि हाँ यार आतंकवाद को बढ़ावा तो हम देते ही हैं। ठीक है, तो यार अब जो है ये समय आ गया है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तो कुछ बची नहीं, विश्वसनीयता तो कुछ बची नहीं। अब समय आ गया है कि दुनिया, वैश्विक समुदाय भी जो है वो पाकिस्तान पर सख्ती करे कि यार ये चल क्या रहा है। तुमने एक तो कब्जा कर रखा है पीओके पर, दूसरा तुम वहां पे आतंकवादियों की बैठकें भी कराओगे अब। तो इसको लेकर अब वैश्विक समुदाय को भी सख्ती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आतंकवाद जो है बेटा, ये कोई किसी एकाध देश की प्रॉब्लम थोड़ा ना है, ये सबकी प्रॉब्लम है। फैलेगा तो सब में फैलेगा, इस बात को समझिए। अगर ये बढ़ेगा तो दुनिया भर में बढ़ेगा, केवल भारत नहीं जलेगा इससे, हर कोई जलेगा। तो आपको जो है वैश्विक समुदाय को जरूरत है कि वो इस पर कार्रवाई करे। ठीक है, चलिए। और क्या सवाल है? उग्र नेताओं का दौर है, यह बात सही है। केवल नेताओं का नहीं बेटा, आमतौर पे भी अति राष्ट्रवाद का दौर है। हाइपर नेशनलिज्म जिसको कहा जाता है समाजशास्त्र में या पॉलिटिकल साइंस में, हाइपर नेशनलिज्म का दौर है। अभी क्या है, मैं अपने देश के लिए, एक जो वैश्विक कम्युनिटी है कि हम दुनिया के सदस्य हैं, हम दुनिया का भला चाहते हैं, वो भावना खत्म हो गई है। अब क्या हो गया, हाइपर नेशनलिज्म, कि मैं अपने देश के भले के लिए काम करूंगा। वो एक भावना निश्चित तौर पर आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, गांधी जी ने भी अपनी उपाधि लौटा दी थी, बिल्कुल सही बात है। चलिए। आएगा आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, चिंता मत करो। चलिए, कोई सवाल ऐसा दिख नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ें। यहां रोज पढ़ाएंगे भाई, रोज सुबह 9 बजे होगा।
एफएटीएफ क्या कर रही है? ऐसी मीटिंग्स को ब्लैकलिस्ट, एफएटीएफ तो करेगी ब्लैकलिस्ट, पर यार ऐसी मीटिंग कोई औपचारिक तौर पे थोड़ा ना होगी कि सारे आतंकवादियों की मीटिंग हो रही है। एफएटीएफ है, दुनिया भर में जो आतंकवाद कम हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है एफएटीएफ का है, आपको मैंने जनरली बताया था। तो भाई इसको आपको याद रखना है। माइक वॉइस का कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? अरे यार बढ़िया तो है यार आवाज यार। अब ऐसे आपको मैं बोलूंगा उदित नारायण सुनाई देगा, ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, है ना? तो आवाज सही तो है यार माइक की। अब जैसी आदमी की आवाज है वैसे ही आदमी सुनाई करेगा। ये थोड़ा ना बोलूंगा मैं और आवाज आएगी आपको सोनू निगम की भाई। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बजट और शिक्षा। देखो भाई, तो बजट आया, बजट के बारे में आप लोगों ने इस चैनल पे देखा होगा, दूसरी जगहों पर भी देखा होगा, जहां पर भी आपने देखा होगा बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। आमतौर पे बजट में इस बार चर्चा रही केवल इनकम टैक्स की, बातचीत लोगों ने इनकम टैक्स की करी। तो आज जो है द हिंदू ने एक संपादकीय छापा है जहां पर वो बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है इसके बारे में हमको बताता है। तो द हिंदू ये कहता है कि बजट में कुछ प्रावधान तो शिक्षा के लिए निश्चित तौर पे किए गए, कि भाई जैसे एआई का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, ये लिखा गया है। आई थिंक 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसके लिए। स्कूलों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा सारे स्कूलों में, ताकि डिजिटल लर्निंग आसानी से हो पाए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। 5 नए आईआईटी बनाए जाएंगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं ये बजट में शामिल कही गई हैं। लेकिन अब देखिए, पिछले साल का जो आवंटन था, पिछले साल शिक्षा के लिए जो बजट दिया गया था उससे 7% ज्यादा बजट इस साल दिया गया है। अब यहां पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिए। वो कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितना बजट में आवंटित करते हो और कितना वास्तविक व्यय होता है। तो देखिए, पिछले साल जो बजट में पैसा दिया गया था उससे 10% ज्यादा खर्च शिक्षा में हुआ था। यह याद रखिए कि बजट जो है वो भारत के वित्त व्यवस्था का कोई आखिरी डॉक्यूमेंट नहीं होता। यानी कि मान लीजिए सरकार ने अगर किसी योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए दिए एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अगर उस योजना में 550 करोड़ का खर्चा आ रहा है तो सरकार बाकी 50 करोड़ भी दे सकती है। ऐसा नहीं होता है कि बजट जो होता है वो टेंटेटिव होता है, वो इंगित करने वाला होता है, वो केवल आपको इंडिकेट करता है कि भाई इतना हम देंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो बजट जो है वो सरकार की योजना जैसा होता है ना। वही वाली बात हो गई ना कि आपने योजना बनाई कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। पढ़ते हो क्या रोज 10 घंटे? किसी दिन 9 घंटे हो जाता है, किसी दिन 11 घंटे भी हो जाता है, किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, है ना, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर एक अच्छा बजट है तो अगर आपने 10 घंटे लिखा है तो 10 के आसपास ही आप रहोगे। ऐसा नहीं करोगे कि योजना बनाई है 10 घंटे की, पढ़ोगे 2 घंटे, ऐसा तो नहीं करोगे। वही वाली बात होती है कि बजट में सरकार एक अपना इरादा बताती है कि हम लगभग कितना खर्च करने वाले हैं। कोई जरूरी नहीं है कि नंबर एग्जैक्टली सेम रहे। तो यहां पर लेखक यही कहते हैं कि पिछले साल जब तुमने बजट से 10% ज्यादा खर्चा किया था तो इस साल बजट से 7% बढ़ोतरी क्यों करी है भाई? यानी कि जितना वास्तविक खर्च पिछले साल हुआ था उससे कम ही आपने इस साल आवंटन किया है। तो यह तय है कि इस साल आपको एडिशनल अलॉटमेंट तो करना ही पड़ेगा। यह बात तो एकदम तय है, आपको एक्स्ट्रा पैसा तो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा यूजीसी जो है, भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, वो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में बहुत बड़े बड़े सुधार करने की बात कर रहा है ना। आपने देखा होगा ममदेला जगदेश कुमार साहब जो हैं उनकी बड़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो अपने यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी चीजें बदलेंगे, जैसे साल में 2 बार एडमिशन करेंगे। बच्चे जो हैं वो किसी भी पेस पे कोर्स कर सकते हैं। जैसे अभी तक आप मान लो आप बीए कर रहे हो तो आपको 3 साल में ही करना पड़ता था, अब आप 2 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप किसी भी पॉइंट पे छोड़ सकते हो कोर्स को, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, है ना। तो अब लेकिन ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? ये बताइए। कॉलेजों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मात्रा है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो आप बढ़ाओगे तभी तो आप ये सब कर पाओगे। तो ये सब करने के लिए आपको अतिरिक्त फंड चाहिए। वो पैसा जो है, आप यूजीसी ने बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली, लेकिन बजट जो है उन योजनाओं को रिफ्लेक्ट नहीं करता। यहां पे आलोचना द हिंदू ये करता है कि यूजीसी ने तो बहुत सारी योजनाएं अनाउंस कर दी है, उनके लिए पैसा कहां से आएगा ये तो बताया ही नहीं। और अगर केंद्र सरकार अपने बजट से पैसा नहीं दे रही है तो यह बर्डन किस पे जाएगा? राज्य सरकारों पे जाएगा। और राज्य सरकारों के पास तो वैसे भी पैसे ज्यादा नहीं होते यार। तो ऐसे में ये लागू हो पाएंगी या नहीं, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके अलावा अभी जो असर रिपोर्ट आई थी कुछ दिनों पहले,
याद है असर रिपोर्ट आपको जो है आपने पढ़ी होगी। तो असर रिपोर्ट जो है वो भारत के मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की दशा पर चर्चा उसने करी थी। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता क्या है कि एक तो देखो, दो शिक्षा में दो चीजें होती हैं। एक तो होती है मात्रा, कि यार तुम्हारे पास 100 बच्चे हैं, 100 में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये तो हो गई मात्रा, कि यार मेरा टारगेट ये है कि 100 में से 99 बच्चे या 100 के 100 बच्चे स्कूल जाएं। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। ये टारगेट भारत अच्छे से पूरा कर लेता है कि भाई हाँ, अपना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो हमारा 95% के ऊपर रहता है, हम उसको अच्छे से पकड़ के रखे हुए हैं, वो खराब नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि ये बच्चे जो हैं ये स्कूल में कुछ सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे, दूसरी समस्या ये है। तो भाई अब इसमें क्या है, यहां पे चुनौती है। असर रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो हमारी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, यानी कि बच्चों को पढ़ना आता है कि नहीं, गणित बेसिक सा आता है कि नहीं, जोड़ घटा आता है कि नहीं, इसमें हम पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी जो अपेक्षा है उससे हमने बहुत कम काम इसमें किया है। तो इसमें हमारी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। और भारत सरकार की इसको लेकर एक योजना थी, निपुण भारत योजना, जिसके तहत 2026-27 तक हमको इसको सुधारना था। ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा कि हम 2026-27 तक इसको सुधार पाएंगे। तो स्कूली शिक्षा पर यह आवंटन होना चाहिए, एक शब्द लिखने में मेरे से गलती हो गई है, यह आवंटन होना चाहिए। तो स्कूली शिक्षा में जो आवंटन है यह 16% बढ़ा है। बजट का 1.55% जो है हमने स्कूली शिक्षा पर दिया है। हाई एजुकेशन पे, उच्च शिक्षा पर 0.99% दिया है। लेकिन जैसा कि आर्टिकल स्पष्ट करता है कि अगर आप पिछले साल के खर्चों को भी देखो तो यह 100% तय है कि आपको इससे ज्यादा पैसा लगेगा, आपको और आवंटन करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये कहते हैं कि बजट में आपने आवंटन क्यों नहीं किया, ये समझ से परे है। आप बजट में भी एक्स्ट्रा आवंटन कर ही सकते थे, है ना, ये बात जो है ये आप कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। तो आपको अब नॉन बजट एलोकेशन जो है, बजट के बाद का जो आवंटन है वो निश्चित तौर पे करना ही पड़ेगा। चलिए साहब, लहरिया साहब के आर्टिकल पे चलते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि WHO का फ्यूचर क्या होगा। तो देखो भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो कुछ पहले कदम उठाए, याद है वो जो फोटो आया था, ट्रंप बैठे हुए थे, एक के बाद एक दस्तावेज साइन करके दिए जा रहे थे अपने सहयोगियों को, याद है कि नहीं याद है, बड़ा आइकॉनिक सा वीडियो आया था ट्रंप का। तो उस वीडियो में जो कुछ शुरुआती निर्णय थे, उन शुरुआती निर्णयों में से डोनाल्ड ट्रंप का एक निर्णय था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO से हम बाहर निकलेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का एक पहला निर्णय था। और जैसे ही ट्रंप ने यह कहा कि हम WHO से बाहर निकलेंगे, तो WHO का फ्यूचर क्या होगा उसको लेकर चिंता बहुत बढ़ गई। क्योंकि अगर आप, हालांकि 2022 का है, लेकिन तब भी अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग जो है वो अमेरिका ही देता है। इनफैक्ट अमेरिका का एक सबसे बड़ा आरोप भी WHO पे यह था कि यार हमसे आप इतना पैसा लेते हो, चाइना से भी उतना ही पैसा लो, चाइना से आप हमसे लगभग आधा पैसा क्यों ले रहे हो, चाइना के पास भी बहुत पैसे हैं, चाइना जो है भाई उसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, इसके अलावा वायरस इत्यादि को फैलाने में चाइना का योगदान भी ज्यादा है, तो चाइना से ज्यादा पैसे लिए जाने चाहिए। तो अमेरिका का एक ही आरोप था WHO पर कि WHO एक तो प्रभावी नहीं है, और दूसरा चाइना की तरफ थोड़ा सा बायस्ड है, उसका जो एक बायस है वो चाइना की तरफ हमको स्पष्ट तौर पर नजर आता है। ठीक है, तो अमेरिका जो है इस संगठन में सबसे बड़ा आर्थिक योगदान करता था। WHO में दो तरह के योगदान होते हैं, यह याद रखिएगा। एक होता है मूल्यांकन योगदान, दो तरह का योगदान होता है। पहला होता है मूल्यांकन योगदान और दूसरा होता है स्वयं घोषित योगदान। तो मूल्यांकन योगदान क्या है, यह मैंडेटरी है, यह जो है यह बाध्यकारी है कि अगर आप WHO के सदस्य हो तो आपको एक बाध्यकारी योगदान करना ही पड़ेगा। और स्वयं घोषित क्या है, आमतौर पे बड़े देश जो हैं वो एक खुद से दान करते हैं कि भाई हम जो है WHO को कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो खुद से WHO को दान करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो ये दो तरह के योगदान जो है आमतौर पर WHO को किए जाते हैं, और इन दोनों योगदानों में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों योगदानों में अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा डोनर था। ठीक है, अच्छा, एक तो अमेरिका का पैसा आना बंद हो जाएगा, ये बात तो क्लियर है ही है। दूसरा चैलेंज ये भी है कि अगर अमेरिका इस संगठन से निकल गया, अमेरिका इस समूह से निकल गया, तो बाकी जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो भी इसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं यार, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा धनवान देश इसमें अमेरिका था।
तो अब अगर अमेरिका निकल गया इस पूरी प्रक्रिया से, तो आपको इस बात पे कोई संदेह है क्या कि बाकी देश भी ज्यादा सीरियसली फिर लेंगे नहीं डब्ल्यूएचओ को? हो सकता है और कुछ देश भी डब्ल्यूएचओ को योगदान देना बंद कर दे, इस बात की पर्याप्त संभावना है, ऐसा हो सकता है। तो भाई अब देखिए, यहां पर लेखक कहते हैं कि देखो डब्ल्यूएचओ में सुधार ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ जो है एकदम परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता ऑब्वियसली। डब्ल्यूएचओ में सुधार की गुंजाइश निश्चित तौर पे है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये क्या हुआ, हाँ, कि डब्ल्यूएचओ जो है, हाँ, इसमें सुधार तो हो ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी जो आप में से कुछ देर पहले कोई कमेंट में पूछ रहा था कोई एक विद्यार्थी कि भाई अति राष्ट्रवाद के कारण क्या हो गया है, सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों की महत्ता घटी है। देखो इस बात को समझो, एक ये कॉन्सेप्ट है, इसकी कॉन्सेप्चुअल समझ आपके लिए जरूरी है कि जब भी आप कोई समूह बनाते हो तो आप अपने हितों की थोड़ी बहुत कुर्बानी देते हो। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? कि भाई मतलब आप ऐसे ही समझो कि आप एक रूम में अकेले रहते हो, आपको जब सोना है सोओगे, लाइट जला के सोओगे, म्यूजिक चला के सोओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके साथ एक रूममेट भी आ जाता है तो आपको थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता जीवन में? फिर यार रूममेट कहता है लाइट ऑफ करके सोएंगे यार, या रात को म्यूजिक बंद कर दो यार, तो आप हेडफोन लगा के सुनते हो कि नहीं सुनते? ये तो बेसिक सी चीज है ना यार। आप घर परिवार, अपने परिवार के साथ भी रहने में आप कितनी चीजें एडजस्ट करते हो यार, करते हो कि नहीं करते? ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संगठन का अगर आप सदस्य बनते हो तो आप कई बार अपने देश के हित को थोड़ा सा पीछे रख के अंतरराष्ट्रीय हित भी सोचते हो कि चलो यार दुनिया का इसमें भला है। लेकिन अब क्या हो गया है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो गई है अति राष्ट्रवाद पे आधारित, कि भैया हम खाली अपने देश की सोचेंगे, हम खाली अपने देश का भला करेंगे, बस दैट्स इट, ये हमारा विचार है। तो इस अति राष्ट्रवाद पे आधारित राजनीति के कारण, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो डब्ल्यूटीओ हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, ये लाइन बेटा आप किसी पर भी, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन पे सवाल आए, ये लाइन लिखकर आनी है। ये लाइन लिख लो, नोट कर लो, ये लाइन सबको लिख के आनी है। कोई भी सवाल आए, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, यूएन हो, कुछ भी हो, सब पे लिख के आना है अति राष्ट्रवाद बढ़ गया है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की महत्ता कम हो गई है। अब व्यक्ति ये कहता है, बड़े बड़े देश भी ये कहते हैं हम पहले अपना सोचेंगे। ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, हम पहले अमेरिका की सोचेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठन की बाद में सोचेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है। इसके अलावा ये क्या कहता है आर्टिकल, ये कहता है कि देखो अमेरिका के निकल, अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में स्वास्थ्य समस्याएं रही नहीं, भाई डब्ल्यूएचओ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार। कोविड के समय में डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो अफ्रीका में मंकी पॉक्स फैला था अभी पिछले दिनों, एमपॉक्स में बहुत बड़ी भूमिका है डब्ल्यूएचओ की। तो अमेरिका के निकलने के बाद अब बाकी देशों के पास एक अवसर है, चाहे वो ब्रिक्स देश हो, चाहे उनमें भारत भी है एक देश, हमारे सबके पास अब एक अवसर है कि हम जो है इस डब्ल्यूएचओ को एक नेतृत्व प्रदान करें और इसको, इसके काम को खत्म ना होने दें। ऐसा ना हो जाए कि डब्ल्यूएचओ बेकार हो जाए, डिसफंक्शनल हो जाए। क्योंकि याद रखिए, स्वास्थ्य जो है एक साझा पूंजी है। स्वास्थ्य अगर दुनिया में सुधरेगा तो सबका सुधरेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि अफ्रीका में बीमारी फैल रही है, उसका आप पे असर नहीं पड़ता, तो पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि अफ्रीका में बीमारी फैल रही है उससे मुझे क्या लेना देना। सब पर स्वास्थ्य का असर पड़ता है और इसको जो है संभाल कर, सहेज कर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी आन पड़ी है कि आप स्वास्थ्य के मामले में जो है दुनिया में डब्ल्यूएचओ को अपना नेतृत्व प्रदान करना शुरू करें। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये वाला। आज की क्लास लंबी है भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। कल से हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा 5-10 मिनट में खत्म हो जाए। आज थोड़ी लंबी क्लास जाएगी, पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आज पहले शुरू में भाषण भी दिया ना मैंने। हाँ जी, तो भाई देखो, इस बार के बजट में सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की है? बजट के बारे में कहीं भी पढ़ो, कुछ भी बात करो, सबसे ज्यादा चर्चा क्या है? टैक्स, इनकम टैक्स कम हो गया भाई, इनकम टैक्स। ठीक है, और हर कोई तारीफ भी कर रहा है भाई। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे तो बड़ा खुश हूं यार कि मेरे भी यार 1,10,000 रुपए बच गए साल के। तो मैं भी व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत खुश हूं कि चलो मेरा इनकम टैक्स बचा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यहां पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह एक आलोचनात्मक पक्ष है। ठीक है, और हालांकि टैक्स कम करने के बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं यहां पर बताई गई हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि सरकार ने यह कहा कि हमने टैक्स तो कम कर दिया, बहुत कम कर दिया इनकम टैक्स सर, 12 लाख तक वाले व्यक्ति पर। अगर आप 12 लाख कमा रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है आप पे। 12 लाख तो अच्छी खासी तनख्वाह यार, बहुत लोगों की उसके नीचे होती है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। तो उसके बावजूद सरकार ने यह कहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर हैं, उनमें हम 14% की वृद्धि होगी। ऐसा कैसे है? सरकार टैक्स कम कर रही है
लेकिन कह रही है कि टोटल जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, प्रत्यक्ष कर का जो कलेक्शन है वो 14% बढ़ जाएगा। अरे भाई तुम टैक्स कम करोगे तो कम होना चाहिए ना कलेक्शन। यानी कि सरकार अनुमान यह लगा रही है कि 12 लाख से ऊपर कमाने वाले जो हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, या फिर जो लोग ऑलरेडी 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं वो और ज्यादा पैसा कमाएंगे। बस मान लो आज की तारीख में अगर मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं फॉर एग्जांपल, तो मैं तो टैक्स दे ही रहा हूं, पर अगर मैं 40 लाख कमाने लगूंगा आने वाले साल में तो मैं और ज्यादा टैक्स दूंगा। तो जो आपने नीचे कमाई करने वाले को टैक्स में छूट दी थी उसकी भरपाई आप मेरे से करोगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कि सरकार यह मानती है कि ज्यादा पैसा कमाने वालों की संख्या बढ़ेगी, तभी तो टैक्स बढ़ेगा। लॉजिक यही है ना यार। अगर आप कम कमाने वालों को टैक्स में छूट दे रहे हो तो इसका मतलब यही, और तब भी कह रहे हो कि टैक्स बढ़ेगा कुल, तो कैसे बढ़ेगा? तभी तो बढ़ेगा कि भाई जो ज्यादा कमा रहा है उसकी संख्या बढ़ेगी। तो यहां पर लेखक ये कहते हैं कि सरकार ये तभी संभव है जब होना चाहिए ये, जब 12 लाख से अधिक कमाने वालों की संख्या बढ़े। और अगर ऐसा होता है तो संपत्ति का जो केंद्रीकरण है वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखिए इस बात को और समझिए कि अब सरकार ये कह रही है ज्यादा कमाने वालों की संख्या बढ़ रही है, अगर आपका जीडीपी भी उतनी तेजी से बढ़ रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो अगर जीडीपी बढ़ रहा है कुल मिलाकर तो ज्यादा कमाने वालों की संख्या उसी दर से बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह बात तो हम जानते हैं ना कि हमारे जीडीपी की वृद्धि दर में गिरावट आ गई है। जीडीपी का वृद्धि दर तो गिर गया है भाई, यह बात तो हमको पता है। तो अगर जीडीपी का वृद्धि दर कम है और ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग जो हैं वो बढ़ गए, यानी कि जो कम पैसा कमाता है उसके पास तो पैसा और कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई जीडीपी क्या है? आपके देश की कुल आय ही तो है वो, और क्या है? तो उसमें ज्यादा कमाने वालों की आय अगर और बढ़ गई तो कम कमाने वालों की आय तो कम हो जाएगी ना। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? संतुलन तो बना ही रहेगा। तो यहां पर क्या कहते हैं ये कि भाई स्पष्ट है कि पैसे का उच्च वर्गों में केंद्रीकरण होगा। यह बात जो है यहां पर कही गई है कि उच्च वर्गों में धन का केंद्रीकरण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह बात इन्होंने कहा। और दूसरी बात यह कही कि मान लो सरकार टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाई। भाई एक तो यह सरकार कह रही है हम ऐसे कर लेंगे 14% टैक्स कलेक्ट, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? गरीबों को हो रहा है। यह बात समझ में आ गई? अब मान लो सरकार टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाई, उसका नुकसान किसको होगा? अरे भैया तो सरकार खर्चे कम कर देगी, और सरकार के खर्चे से ज्यादा फायदा किसको होता है? गरीबों को ही होता है। भाई सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, मुफ्त राशन हो गया, ये सारी सुविधाएं अमीर आदमी को थोड़ा ना मिलती हैं। ये सारी या मिलती भी है तो थोड़ा ना आज की तारीख में कोई ठीक ठाक पैसे कमाने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा ना सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराता है अपना। तो इनका फायदा कौन उठाता है? गरीब उठाता है। तो सरकार अगर अपने खर्चे कम कर देगी तो फिर गरीबों को और नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर यह आर्टिकल ऐसा कहता है कि यार यहां पर क्या है, नुकसान गरीबों को होगा। यह एक नकारात्मक विचार है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सकारात्मक विचार यह भी है कि यार भाई अगर आपके यहां टैक्स कम होगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो आपकी जो जीडीपी गिर रहा है उसको बढ़ाने में यह काम आएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा। तो जो लोग मेरे से इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पढ़े हैं वो जानते हैं कि अगर लोगों के हाथ में पैसा आता है तो क्या बढ़ता है? जो अर्थव्यवस्था के केंद्र में होता है, जिसको हम कहते हैं मांग। अगर डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये एक नकारात्मक विचार है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हर तरह का विचार जो है वो आपको पता होना चाहिए। सारे विचारों का एक मिला जुला पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए साहब। हाँ जी, तो यार अफ्रीका में एक युद्ध चल रहा था। इतने प्रकार के युद्ध चलते रहते हैं अफ्रीका में कि आमतौर पे हम उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते नहीं, क्योंकि हमारा जो फोकस भी होता है वो आमतौर पे पश्चिमी देशों पर ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो भैया अफ्रीका में क्या है, ये एक देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये आप देख रहे हो, इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक ये जो जगह है कीवू, एक ये राज्य है। जैसे भारत में भी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राज्य हैं, ऐसे कीवू राज्य है। नॉर्थ कीवू और साउथ कीवू जो लाल रंग में आपको यहां पर दिख रहे हैं, तो ये उत्तरी कीवू और दक्षिणी कीवू के सीमा पर शहर है गोमा। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण कीवू का जो क्षेत्र है ये बेटा संसाधनों से भरा हुआ है। यहां पर बहुत तरह के खनिज हैं। और यार देखो, दुनिया में कोई कहे कुछ भी दे, लड़ाई तो सारी पैसे की है ना भाई। सबको संसाधन चाहिए, सबको जो है वित्त चाहिए, सबको पैसा चाहिए। तो रवांडा जो देश है पास में, ये आपको दिख रहा है, छोटा सा रवांडा देश है।
तो रवांडा जो है, रवांडा ये प्रयास कर रहा है कि डीआरसी से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से किसी ना किसी तरीके से हम इस कीवू क्षेत्र के जो है इंपॉर्टेंट जगहों पे कब्जा कर लें। तो रवांडा खुद से तो ऐसा कर नहीं सकता, तो रवांडा ने क्या किया, एक M23 विद्रोही खड़े किए, एक विद्रोहियों का समूह खड़ा किया जिसका नाम रखा गया M23 विद्रोही। और ये विद्रोही जो है, ये इन्होंने भाई यहां पे इस क्षेत्र में कहर बरपा रखा है। 900 लोग मर चुके हैं अब तक। 900 तो आधिकारिक आंकड़ा है, मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं। और यहां पे बड़े दिनों से जो है कॉन्गो की सरकार से इनका युद्ध चल रहा है। तो अब जो है इन्होंने क्या किया, गोमा पर कब्जा कर लिया है। गोमा पर कब्जा करने के बाद इन्होंने कहा है कि अब चलो युद्ध विराम, अब नहीं लड़ेंगे। गोमा पर कब्जा कर लिया, अब कह रहे हैं युद्ध विराम। तो अब यार ऐसे युद्ध विराम ना यहां पे इतिहास में पहले भी कई बार हुए हैं। ये लागू होगा कि नहीं होगा पता नहीं। हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। अब डीआरसी की सरकार जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरकार जो है, वो इस युद्ध विराम को मानेगी या नहीं मानेगी ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के युद्ध चल रहा था यहां पर। अब ऐसा लगता है कम से कम कुछ समय के लिए तो इस युद्ध में निश्चित तौर पर विराम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये सारे देश अफ्रीका के पूर्वी भाग में है। तो अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय लग गया है, पूर्वी अफ्रीका की जो कम्युनिटी है वो लग गई है कि भाई शांति कराई जाए, युद्ध विराम कराया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कतई लड़ते ही रह जाएं हमेशा। तो यार ये प्रयास चल रहा है। तो देखते हैं इस क्षेत्र में शांति आती है कि नहीं आती। काफी समय से युद्ध चल रहा है, विवाद चल रहा है। इसमें जो भी नया होगा वो आपको मैं बताऊंगा। इसमें युद्ध विराम कितना सफल होता है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। ये चीज, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो वो एक चीज ये भी दिखाता है कि हमारी जो सोचना और हमारी नजर भी जो है वो कितनी ज्यादा, या तो हम केवल अपने देश को देखते हैं या फिर पश्चिमी देशों को देखते हैं, बाकी देशों को हम देखते ही नहीं। अफ्रीका वगैरह जो है वहां पे वो लोग लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, हमें उतनी परवाह होती ही नहीं है। तो एक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेग्लेक्ट है, जो इसको हम कहते हैं ना, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं अफ्रीका को, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के अंदर भी आ जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। चलो भाई, जेवॉन्स पैराडॉक्स है, हाँ चलिए, जेवॉन्स पैराडॉक्स ये आज का आखिरी आर्टिकल है। ये यार कई बार इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं, आजकल बड़ा चर्चा में आ गया है जेवॉन्स पैराडॉक्स। तो जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या है भाई, 19वीं सदी में एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था विलियम स्टैनली जेवॉन्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हाँ, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्यूल का, ईंधन का, कि भाई ईंधन से जैसे मान लो गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियों से प्रदूषण होता है, और प्रदूषण तो खराब है यार, हम जानते हैं, जितनी गाड़ियां उतना ज्यादा प्रदूषण, ये बात हम जानते हैं। तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कि गाड़ियों को ऐसा बनाया जाए कि प्रदूषण कम हो। बात ठीक है ना, कि आप क्या करेंगे, ऐसी गाड़ियां बनाएं जिससे कि प्रदूषण कम होगा, ये बात सही है। तो अगर आपने ऐसी गाड़ियां बनाई जिनसे प्रदूषण कम होगा, तो आप ये मानोगे ना कि दुनिया में ओवरऑल प्रदूषण कम हो जाएगा, ये मानोगे कि नहीं मानोगे। लेकिन जेवॉन्स पैराडॉक्स कहता है कि ऐसा नहीं होता। जेवॉन्स पैराडॉक्स क्या कहता है कि अगर आपकी गाड़ियां बेहतर हो गई, जेवॉन्स पैराडॉक्स बेटा क्या कहता है कि अगर आपकी गाड़ी बेहतर हो गई तो क्या होगा, उसका उपयोग बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, कि अगर आपकी गाड़ी कम प्रदूषण कर रही है, तो अगर पहले 100 लोग गाड़ी खरीदते थे तो अब 1000 लोग गाड़ी खरीदेंगे, तो आपका ओवरऑल प्रदूषण बढ़ ही जाएगा। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि नहीं देखा है भाई, जब हम बच्चे थे तो गाड़ियां कितना धुआं छोड़ती थी यार, लेकिन तो शायद ही पूरे मोहल्ले में एक आध गाड़ी होती थी। अब यार हर घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां यार अब तो आप देखोगे। बात समझ में आती है कि नहीं। तो यही जेवॉन्स पैराडॉक्स है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हो, किसी संसाधन को सुधारते हो यह सोचकर कि उससे किसी इंग्रेडिएंट की मांग, शायद किसी उसके अवयव की मांग कम हो जाएगी, तो वो कम होती नहीं है और बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग प्रयोग करने लगते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, जल्दी बताओ। हाँ देखो, लोगों को आ गया समझ में। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है भाई इसमें। हाँ चलो, तो ये क्लियर है। तो भाई आपको ये बात स्पष्ट है। तो अब इसका प्रयोग, ये जेवॉन्स पैराडॉक्स अचानक से न्यूज में क्यों आ गया, जेवॉन्स पैराडॉक्स अचानक से न्यूज में इसलिए आ गया बेटा, एआई को लेकर। जब से डीप सीक आया, तो डीप सीक जब से आया, डीप सीक ने यह कह दिया कि हमने तो खाली $6 मिलियन में अपनी पूरी ऐप बना दी, पूरा एआई बॉट बना दिया हमने।
जबकि बाकी कंपनियां बिलियंस की बात कर रही थी कि डेटा सेंटर बनेंगे, दुनिया भर के चिप्स लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। तो अगर $6 मिलियन मतलब 50 करोड़ रुपए में अगर ऐसा कुछ बन सकता है, तब तो फिर चिप्स की मांग कम हो जाएगी। तो एनवीडिया जो चिप्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें एक दिन में उसको $600 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन अब एआई इंडस्ट्री क्या कह रही है कि यार अगर ये सस्ते में बनने भी लग गया, मान लो 50 करोड़ रुपए में या $6 मिलियन में आप ऐसा चैटबॉट बना भी सकते हो, तो भी ऐसा नहीं है कि चिप्स की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि फिर क्या होगा, छोटे उद्योगपति भी अपना एआई बॉट बनाएंगे ना। अभी क्या है, एआई में निवेश करना बड़े उद्योगपति का काम माना जा रहा है। बड़ा ग्रुप, बड़ा कोई टेक समूह है, वो निवेश करेगा। लेकिन ऐसा फिर नहीं रह जाएगा, फिर छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं वो भी इसमें निवेश करेंगे, वो भी अपना उत्पाद बनाएंगे। भाई ये बात क्लियर है। तो यहां पे जेबॉन्स पैराडॉक्स आ रहा है कि आपको हो सकता है एक बॉट बनाने में जो चिप्स लगते हैं वो कम हो जाए, लेकिन फिर हजारों लाखों आपके ऐसे चैटबॉट्स बनेंगे जिनके लिए कुल मिला के चिप्स की मात्रा बढ़ती ही जाएगी। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स के मार्केट में कोई मंदी आने वाली है, तो यह बात सही नहीं है, यह उचित नहीं है। यहां पर जेबॉन्स पैराडॉक्स ये लागू होता है। यह जेबॉन्स पैराडॉक्स का सिंपल सा तर्क है। ठीक है साहब, चलिए अभी 2-3 सवाल कराने हैं मुझे आपको, लेकिन उसके पहले आपका जो है जल्दी से सवाल देख लेते हैं, कोई आपका प्रश्न है कि नहीं। डीप स्टेट के बारे में नहीं बताया। अरे बाबा यहां पहली क्लास है आज, यहां बताएंगे डीप स्टेट के बारे में आपको। अब जो पीछे आपने पूछा था, मुझे पता है आप मेरे पुराने विद्यार्थी हो, लेकिन जो आपने पीछे पूछा था उसको अभी छोड़ देते हैं, अब यहां बताएंगे। यहां पूछिए दोबारा से, यहां फिर बताएंगे। एक आध बार सवाल देख लेते हैं जल्दी से, फिर आप लोगों को आज के प्रश्न कराऊंगा। हाँ यार देखो, मतलब जीवन में ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है मेरे से। तो देखो जीवन में क्या होता है, हर व्यक्ति को अपने अपने व्यक्तिगत करियर की का ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि जहां पर आपको बेहतर अवसर मिले, जहां पर आपको ऐसा लगे कि यार एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा अवसर है, वहां पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब जिसने प्रश्न पूछा है वो इस उत्तर को समझ ले, और कोई कारण नहीं है, बस यही कारण है। ये मैं बता बता के लोगों को थक गया हूं, लेकिन अब मैं आगे इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नहीं, चुनावों की कवरेज जो है वो भी बकवास नहीं है, वो भी काम की ही होती है, ऐसा नहीं है दोस्त। हाँ, लेकिन यह है कि चुनाव की कवरेज हमारे काम की नहीं है बेटा। कोई प्रश्न है क्या? M23 विद्रोही को रवांडा न सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बेटा, बल्कि रवांडा की सेना के सैनिक साथ में लड़ रहे हैं। इस बात के भी पर्याप्त साक्ष्य हैं। यूएन ये कह रहा है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि रवांडा की सेना के सैनिक साथ में लड़ रहे हैं, केवल समर्थन नहीं कर रहा है। चलिए, और कोई सवाल है क्या? चलिए, कोई ऐसा प्रश्न दिख नहीं रहा तो फिर जल्दी से आपको जो है आज के प्रश्न कराते हैं। यहीं पर मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी बताना है, फटाफट बताइए। इन कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। सबसे पहला काम, बार बार ये मैं मिक्स करूंगा, कई बार असत्य कथन भी लिखूंगा यहां पे, तो ये गलती जो करेगा उसको क्लास के बीच में डांटूंगा। ये याद रखना भाई। ये मतलब हर साल मुझे ऐसे 5 बच्चे मिलते हैं जो इस तरह की गलती करके आते हैं, नॉट ट्रू या सत्य नहीं है, नहीं पढ़ते ही नहीं, सत्य वाले टिक करके खुश होकर चले आते हैं। ये गलती अगर किसी ने भी मेरे स्टूडेंट ने करी, यार मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको रोज रोज क्वेश्चंस करने की, मिला मिला के, कि ये होना नहीं चाहिए कभी भी, ये गलती कोई नहीं करेगा। सत्य कथन क्या है? WTO का लक्ष्य विश्व में टैरिफ को न्यूनतम स्तर पे लाना है। सही है कि नहीं है, क्या लगता है, जल्दी बताओ। और अति राष्ट्रवाद से टैरिफ में वृद्धि हो रही है। इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है? दोनों सत्य हैं कि दोनों असत्य हैं, बताओ। तो इसमें क्या है, हमारे दोनों सत्य हैं। WTO का लक्ष्य विश्व में टैरिफ को न्यूनतम स्तर पर लाना है, यह बात सही है। WTO यही काम करता है कि टैरिफ को इतना कम कर दे, पारिटी ले आए, एकमात्र जो है एक जैसा हम कर दें। तो यह जो है बिल्कुल सही है। अति राष्ट्रवाद से टैरिफ में वृद्धि हो रही है। ऑब्वियसली आप क्या प्रयास करते हो कि यार टैरिफ जो है वो आप अपने देश के हित में लगाओ, वैश्विक व्यापार की आप परवाह नहीं करते। तो अति राष्ट्रवाद से टैरिफ में वृद्धि हो रही है, यह बात भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डब्ल्यूएचओ में सभी देशों का बराबर का योगदान करते हैं। क्या यह सत्य है? आपको आज क्या बताया, अमेरिका की पहली शिकायत क्या थी कि तुम हमसे इतना पैसा क्यों लेते हो, चाइना से इतना पैसा क्यों नहीं लेते, यानी कि बराबर योगदान तो नहीं करते। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। भारत अभी भी डब्ल्यूएचओ का सदस्य है। क्या भारत ने डब्ल्यूएचओ छोड़ दिया है? क्या भारत जो है, भारत भाई अमेरिका का मित्र है, लेकिन हर चीज में थोड़ा ना दोस्ती करी जाती है। आपका दोस्त अगर कुछ कर रहा है ऐसा काम, तो आप थोड़ा ना साथ दोगे उसका। तो भारत डब्ल्यूएचओ का मित्र है, लेकिन अभी भी हम डब्ल्यूएचओ के अंदर हैं, तो हम अभी भी डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा आपका सही हो गया। इसमें केवल 2 सही है। चलिए आज का सब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं भाई। इसका उत्तर लिखने का प्रयास करना है आपको। आप चाहिए तो आप कमेंट से, क्लास खत्म होने के बाद, लाइव चैट में नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में भी इसका उत्तर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, मैं उनको जरूर देखूंगा। भारत में शिक्षा के विस्तार और दक्षता दोनों में सुधार की आवश्यकता है, बजट के प्रावधानों के आलोक में चर्चा कीजिए। अब देखिए, ये सवालों में ना यूपीएससी में लोग करके आते हैं गलती। लोग क्या करते हैं, शिक्षा पढ़ लेते हैं बस, और शिक्षा पे जो आता है, जो उनको दिमाग में अकर करता है, लोग वो बस वही सब लिखना शुरू कर देते हैं कि शिक्षा ये, शिक्षा वो, ऐसा वैसा। ऐसा होता नहीं है। पूछा क्या गया है, शिक्षा का विस्तार और शिक्षा की दक्षता। विस्तार मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल हो, दक्षता मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एफिशिएंटली काम करें, यानी कि जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ पाएं, उसको सीख पाएं। तो इन दोनों में सुधार की जरूरत है। तो यहां पे आपको क्या करना है, दोनों का आंकड़ा जो है, आंकड़ा नहीं भी याद हो कोई बात नहीं, दोनों के आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं। आपको निपुण भारत के बारे में बात करनी है, आपको बजट के आलोक में बात करनी है कि बजट में हमको इसमें क्या क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चलिए, एक छोटी सी बात मेरे को आपको बतानी है आज, अभी आपको हिंट दूंगा बस। आप लोग, जब मैं पहले क्लासेस करता था कहीं और, आप लोग हमेशा ये कहते थे कि सर ये आप क्वेश्चन देते तो हैं, इसके आंसर का क्या करें, इसके आंसर को कैसे डिस्कस करें। ये सवाल आता था कि नहीं आता था? जल्दी ही इसका बहुत शानदार समाधान लेके आने वाला हूं, तो इसके आंसर के नोट्स बना के रखिएगा आप। बहुत जल्दी अनअकैडमी पर मैं इसका एक बहुत बढ़िया समाधान लेके आने वाला हूं, जहां पर मैं और आप मिलकर साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर जो है डेवलप करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स का हम विकास करेंगे। यह काम बहुत जल्दी, मुझे आप 2-4 दिन का समय दीजिए, अगले सप्ताह तक मैं अनाउंस कर दूंगा, अगले सप्ताह की शुरुआत तक, कि यार ये कैसे करने वाले हैं। लेकिन एक आइडिया है दिमाग में। तो ये जो हम एक शिकायत रहती थी कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, वो वाली शिकायत को हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। तो भाई इस क्लास में मजा आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, कुछ आपको बदलाव चाहिए, कुछ आपको लगता है कि यार ऐसे नहीं वैसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो भी आपको लगता है कृपया आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को बताइए। और चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने पहली क्लास में जो प्रेम दिया, जो आपने एक शिष्टाचार बरता, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कल फिर मिलेंगे यार। तो मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक रोज सुबह 9 बजे आप पढ़ेंगे मेरे साथ हिंदू समाचार पत्र, रोज अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे। तो भाई जुड़े रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोज सुबह 9 बजे मैं आपसे मिलने यहीं आऊंगा। आज पूरे दिन में कुछ और करंट अफेयर्स लेकर आपके सामने आता रहूंगा, और तब तक जो है आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और कल सुबह 9 बजे